नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। संविधान सभा के विभिन्न सत्रों पर ये जो ऑनलाइन वर्कशॉप हमारा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा जो आयोजित की जा रही है, उसमें आप हमेशा जुटते हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से आपका स्वागत कर लेता हूं। संविधान सभा के अब तक 7 सत्रों पर हम लोग हूबहू चर्चा कर चुके हैं। आज से हम 8वें सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप जानते हैं संविधान सभा का 8वां सत्र 16 मई से 16 जून 1949 के बीच हुआ। एक महीने तक संविधान सभा की ये जो बैठक चली, उसमें 23 बैठकें हुई। तो मेरे जूम के जो साथी हैं, जो यूट्यूब के जो साथी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। सबके मुझे मॉर्निंग के मैसेज मिल गए हैं। मैं बिल्कुल आप सब लोगों का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। बस 2-3 मेरे निवेदन रहने वाले हैं। शुरू से ही मैं कह देता हूं, एक महीने का ये जो संविधान सभा का 8वां सत्र जो चलने वाला है, उसमें 23 बैठकें होगी। थोड़े दिन पहले ही हमने राजस्थान विश्वविद्यालय के साथ एक 7 दिवसीय वर्कशॉप किया था। उसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लगभग उन सब लोगों को हमने सर्टिफिकेट भेज दिए हैं। मेरा आप लोगों से एक निवेदन रहेगा कि सर्टिफिकेट एक बड़ा इशू है। निवेदन ये है कि आप बिल्कुल सक्रिय रूप से वर्कशॉप से जुड़े। सर्टिफिकेट तो हम इतना मतलब आप ऐसा करते हैं कि मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और फीडबैक जब देंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेशन, व्हेन आई एम यूजिंग ए वर्ड एक्टिवली पार्टिसिपेशन, इट्स मीन व्हाट? इट्स मीन आपका वीडियो ऑन रहेगा, इट्स मीन आप फीडबैक देंगे, ये बिल्कुल सब उसका पार्ट है। तो इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सभी मित्रों का स्वागत है। मैं एक एक मित्र का नाम जब लूँगा तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहें। तो 23 दिन की ये बैठक चलने वाली है, एक महीना चलेगा, 23 दिन इसमें सक्रिय रूप से बैठक आयोजित होगी। तो जूम के साथ ही आप सब लोग तैयार हैं? हाँ, आप भूलिए मत। हंसराज जी, हाँ, गुरुजी कभी भूल जाते हैं, हम नहीं भूलते हैं। फीडबैक पूरा देखकर हम सर्टिफिकेट देते हैं। मैंने आपका मैसेज देख लिया था, कोई इशू नहीं है। संविधान सभा के इस 8वें सत्र का आज पहला दिन है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, कभी कभी आपको वीडियो कभी डार्क नजर आएगा, कभी एकदम क्लियर नजर आएगा, थोड़ी कभी आवाज को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं मेरे घर से ही इस बार आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। मेरा घर पे जो स्टूडियो है वहीं से मैं रूबरू हो रहा हूं, तो कुछ इश्यूज रह सकते हैं, ये भी मैं पहले कह देना चाहता हूं। चूंकि आज पहला दिन है और पहले दिन हम किसी एक अतिथि को अपने इस ऑनलाइन मंच से जोड़ते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, और बड़ों का आशीर्वाद, और जब वो विद्वान हो तो उनका जो आशीर्वाद है, वो उस आशीर्वाद की वजह से हम अपने इस मंगल जो कार्य करने जा रहे हैं वो हमारा हमेशा पूरा हो जाता है। हमारे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कला संकाय की जो अधिष्ठाता है प्रोफेसर सरोज कौशल मैम, वो हमसे जुड़ चुके हैं। तो मैं आज ये जो वर्कशॉप जो है ये शुरू करने जो जा रहे हैं, उससे पहले हम चाहते हैं कि मैम का हमको आशीर्वचन हमको प्राप्त हो जाए, ताकि हमारा जो ये शुभ कार्य है बहुत अच्छे गति से, तेजी से पूरा कर लें। हम पिछले समय से जो एक यज्ञ कर रहे हैं, एक जो तपस्या कर रहे हैं, उस तपस्या में, उस यज्ञ में मैम लगातार अपनी आहुति देती रही हैं। एक्चुअली में ये आहुति हमारे लिए एक आशीर्वाद की भांति है। तो सबसे पहले मैं हमारी कला संकाय की अधिष्ठाता प्रोफेसर सरोज कौशल मैम का इस डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, और मैम से मैं निवेदन करूंगा कि वह अपने वचनों के माध्यम से हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। प्रोफेसर सरोज कौशल मैम जी, सर्वप्रथम हम इस सरस्वती के प्रांगण में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन का जो आज शुभारंभ हो रहा है 16 मई से 16 जून, उसमें सर्वप्रथम तो हम विद्या की अधिष्ठात्री देवता सरस्वती का वंदन करते हैं, क्योंकि इस सरस्वती की कृपा से ही यह सब उपक्रम, शैक्षणिक आयोजन संभव होते हैं। संस्कृत के कवि सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं कि अपूर्वः कोपि कोशो यं विद्यते तव भारती, अपूर्वः कोपि कोशो यं विद्यते तव भारती। सरस्वती का जो भंडार है वह इतना अपूर्व है कि वो जैसे जैसे हम उसका व्यय करते हैं, वैसे वैसे वो वृद्धि को प्राप्त होता है, और जैसे जैसे हम उसका संचय करते हैं
उसका विस्तार नहीं करते, वो क्षीण हो जाता है। तो आज हम संविधान सभा के 8वें सत्र पर वैसी ही चर्चा करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं जैसी चर्चा उस समय हुई थी जब संविधान की निर्मिति हुई थी। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का अंबेडकर अध्ययन केंद्र और उसके जो हमारे संयोजक हैं, निदेशक हैं, डॉक्टर दिनेश गहलोत, जिन्होंने की अथक परिश्रम से संविधान का अनवरत अध्ययन करते हुए एक अद्भुत नवाचार किया है, जो पूरे देश में अपने आप का एक अनूठा और अनिर्वचनीय उपक्रम है। जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, उनका केवल एक ही प्रयोजन नहीं है कि वे कक्षाओं में अध्ययन अध्यापन करें और अपने कक्षों में बैठकर वो शोध करें, परंतु उसका प्रयोजन यह है कि उस शोध को, उस चिंतन को, उसको हमें समाज के मध्य में किस प्रकार से लेकर जाना है और समाज को जागृत करना है। और उसी सामाजिक जागृति के उपक्रम में आज यह वापस एक नूतन हम उपक्रम कर रहे हैं। और इस संविधान सभा के जो सत्रों का दिनेश जी जिस प्रकार से चिंतन कर रहे हैं, कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं, संविधान आपके द्वार, अनेक कार्यक्रम इन्होंने इस प्रकार के आयोजित किए हैं। यह संविधान के लागू होने के का 75वां वर्ष है, इसलिए इसका जो सौंदर्य और सार्थकता है वो और अधिक बढ़ जाती है। और इसका यह भी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि कभी भी यह अवरुद्ध नहीं हुआ है, इसमें कोई विघ्न नहीं आ पाया है। भारत बंद हो, जोधपुर बंद हो, या अभी वर्तमान में ग्रीष्मावकाश चल रहा है, लेकिन हमारे जो ये कर्मठ निदेशक महोदय हैं डॉक्टर दिनेश गहलोत, इनकी ऊर्जा वस्तुतः हमको प्रेरित करती है कि किस प्रकार से, और मेरे मन में भी इन्होंने संविधान के प्रति एक बहुत ही पवित्र भावना को जागृत किया है। इसलिए मैं तो वर्तमान रूप से स्वयं को भी बहुत अधिक उपकृत मानती हूँ कि मुझे भी ये ज्ञात हुआ कि ये संविधान मात्र कोई नियमों का एक पुंज नहीं है, अपितु यह हमारी जो सामाजिक और राजनीतिक ऋषि थे, हम उनको राज ऋषि भी कह सकते हैं, ये उनके चिंतन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हम कहेंगे कि अमृत फल है, जो कि हमारे देश को उन्होंने प्रदान किया है। और 1 महीने तक ये 8वें सत्र की सभा प्रवृत्त हुई, जिसमें चिंतन हुए और जिसमें हमने राष्ट्रमंडल में हमारे देश के किस प्रकार से प्रतिनिधित्व होगा, इस प्रकार के अनेक विषयों पर इसमें हम लोगों ने चर्चा की थी। और एक बार की तो जब दिनेश जी ये चर्चा कर रहे थे, तो 14 अगस्त में रात्रि को पता नहीं 2 बजे तक लगभग इनके ये सत्र चला था। तो ये किस प्रकार की निष्ठा उस समय थी, और आज भी हम ये कहते हैं कि बहुत बदल गया, लेकिन दिनेश जी फिर वापस हमको एक विश्वास दिलाते हैं कि कुछ भी नहीं बदला है। हम वैसे की वैसी चर्चा उसी दिन पर, उसी प्रकार से, उन्हीं विषयों पर करके हम सबको जागृत करने का एक प्रयास कर रहे हैं कि ये संविधान जो है ये हमारे देश का एक दर्शन है, चिंतन है, और इतनी विविधताओं से भरा हुआ ये जो हमारा देश है, इस देश ने देश को किस प्रकार से संचालित किया जाए कि जो अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठा है उसको भी इस संविधान का पूरा लाभ मिले। एक वर्ग का, वर्ण का किस प्रकार से हमारे इन चिंतकों ने चिंतन किया है, उसको लेकर आप लोग जब दिनेश जी को सुनेंगे तब आप ये जानेंगे
कि क्या यह एक ही व्यक्ति के द्वारा संभव हो सकता है। ये अनवरत स्वाध्याय हम लोगों को करना चाहिए। ऐसा हमारे यहाँ तैत्तिरीय वल्ली में के तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षा वल्ली में कहा गया है कि निरंतर हमको एक तो अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन के पश्चात उसका प्रवचन करना चाहिए। हमारा ऋषि ये नहीं कहता है कि प्रवचन करो और अध्ययन करो, पर हमारा ऋषि कहता है पहले अध्ययन करो फिर उसके पश्चात में प्रवचन करो। तो ये जो है कि श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, ऐसा जो हमारे ऋषियों ने हमको अभिप्रेरणा प्रदान की है, उसका एक जीवंत प्रदर्शन हम संविधान सभा के 8वें सत्र पर वैसी ही ऑनलाइन चर्चा करके, और ये पूरी चर्चा हमारी हमेशा उपलब्ध रहेगी और आप सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे, ऐसी मैं शुभाशंसा करती हूँ। और हम सब लोग यह जानेंगे तो हमारी राष्ट्र के प्रति हमारी जो भावना है वो और अधिक प्रबल होगी, और राष्ट्र बोध, समाज बोध और परिवार बोध, व्यक्तित्व विकास विषयक जो बोध है, इस पर निरंतर हमें विकसित होते जाना है। अपने चरित्र को विकसित करने का भी ये एक बहुत ही सुंदर मुझे प्रयास प्रतीत होता है। तो डॉक्टर दिनेश लोग को और इस कार्यशाला में जो भी भाग ले रहे हैं उन सभी संविधान के अनुरागियों के लिए मैं मंगल कामनाएं करती हूँ, और मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि आप भी निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रमों के जो भागी बनते हैं, उससे आपका तो कल्याण होता ही है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय का भी एक बहुत ही सुंदर नाम होता है, जिससे हम भी समाज से जुड़ रहे हैं, और समाज को जागृत करने का जो हमारे मन में एक प्रण है, उसको भी हम सार्थक करने में अपना जो भी अवदान कर पा रहे हैं, उससे हमारे मन में भी एक बहुत संतोष होता है। तो मैं आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए दिनेश जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ करें, और सरस्वती जो विद्या की अधिष्ठात्री देवता है वो आप सबके ऊपर कृपा करें, और हम निर्विघ्न रूप से अपने इस प्रकार के कार्यक्रमों का प्रचार और प्रसार करने में सन्नद्ध रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैम, आपका आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता है। और आपने, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि आपने संविधान सभा के मेंबर्स के लिए जो राजऋषि शब्द का जो प्रयोग किया वो हमने पहली बार सुना है। और बिल्कुल इसमें मेरा कोई ज़्यादा योगदान नहीं है। योगदान तो ये जूम पर और जो यूट्यूब पर जो साथी जुड़ते हैं उनका बड़ा ज़बरदस्त योगदान है। जूम पर अपना पूरा डेटा उनका चला जाता है मैम, कई बार सवा से 1.5 घंटे तक इनकी मीटिंग होती है और निरंतर प्रश्न पूछते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मेरे यूट्यूब के साथियों के मैसेज नज़र आते हैं। यूट्यूब पर अभी आज मैम सैकड़ों साथी जुड़े हुए हैं, और जूम पर भी मुझे संख्या 42 की नज़र आ रही है, जो डे बाय डे बढ़ने वाली है। तो इतने साथी लगातार जो जुड़ते हैं, वो जो स्नेह देते हैं, उन स्नेह की वजह से ही हम इस प्रकार के वर्कशॉप को आयोजित कर पा रहे हैं। मैम 167 डेज हमको ये बैठ के करनी है। अभी आने वाले दिनों में हमको 40 दिन तक सक्रिय रूप से ये बैठ के करनी है। 2 महीने तक हमको निरंतर ये बैठ के करनी है। तो इसमें हमारी ये जो यूट्यूब के जो साथी है और ये जो जूम के जो साथी है, इनका निरंतर हमको सहयोग मिलता है। इनके जो विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न हमें और ज़्यादा तैयारी करने का मौका देते हैं। मैम ये जो किताब है, एक्चुअली में ये किताब, ये लगभग मैम मैं बता देता हूँ, हमारे कई सारे साथी प्रश्न भी पूछते हैं। ये है पेजेस, इसके 1450 पेज है मैम टोटल। तो मैम इस 1 महीने के इस सत्र में पूरा का पूरा जो 8वां सत्र है वो 1450 पेज का है। तो अंदाज लगा सकते हैं कि रोजाना हमको 70 से 75 पेजेस पर चर्चा करनी है। और ये सब जो प्रेरणा है
वो प्रेरणा ये बच्चे देते हैं। और खासकर जो हमारे शिक्षक जो साथी जुड़ते हैं उनसे उनके जो विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वो और ज़्यादा प्रेरणा देते हैं। और आपका आशीर्वाद तो हमें निरंतर मिलता ही रहता है। हमको लगता है कि हमारे पीछे बहुत अच्छे लोग खड़े हैं, तो इससे हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है। मैं मेरे डिजिटल इस मंच से और अंबेडकर अध्ययन केंद्र दोनों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अपना ये आशीर्वाद हमारे ऊपर आप इसी तरह से बनाए रखें। धन्यवाद। आप हमारे कला संकाय के गौरव हैं, इसलिए हम आपके लिए बहुत ही मंगल कामना करते हैं। और ये बहुत बड़ा गौरव कला संकाय का है, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। तो साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अंबेडकर अध्ययन केंद्र जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का ये नवाचार है। संविधान सभा के विभिन्न सत्रों पर हम लोग हूबहू चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान सभा का 8वां सत्र 16 मई से 16 जून 1949 के बीच हुआ। एक महीने जो सत्र चला उसमें 23 बैठकें हुई। मेरे जो YouTube के जो साथी हैं और जो Zoom के जो साथी हैं, दोनों के प्रश्न मुझे दिखाई देते हैं, मैसेज आपके मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन मैं आग्रह एक बार फिर यही करना चाहता हूं कि कभी आपको स्क्रीन डल नजर आएगी, कभी आपको थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश नजर आएगा। कारण इसका ये है कि मैं घर से लाइव हो रहा हूं आप लोगों के बीच में, तो घर पर कई बार नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। इतना ज़्यादा वेल इक्विप्ड स्टूडियो मेरे पास नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। ये पहले दिन से ही बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। संविधान सभा की इस 8वें सत्र में मोटी मोटी बात क्या है और मैं आप लोगों से क्यों कहता हूं कि संविधान सभा की ये बैठकें आपको पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। भारत आप जानते हैं कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ऐसा अभी मैम भी कुछ इशारा कर रही थी। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना तो क्यों बना? संविधान सभा के विभिन्न सदस्य राष्ट्रमंडल के सदस्य बनने के पक्ष में कितने थे, विपक्ष में कितने थे, उनके क्या तर्क थे, उस विषय पर पहले 2 दिन चर्चा की जाएगी। 16 मई और 17 मई को संविधान सभा में खाली और खाली एक विषय जो है वो है राष्ट्रमंडल। इसके बाद में भारतीय संविधान के जो विभिन्न अनुच्छेद हैं और विशेषकर संसद के संदर्भ में संसद का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए उस पर चर्चा होगी। संसद का सदस्य की जो सदस्यता है वो कैसे समाप्त की जा सकती है उसके ऊपर चर्चा होगी। संसद के सदस्य के क्या विशेषाधिकार होने चाहिए उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा क्या हमारे जो सांसद हैं वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करते हैं तो क्या हम उन्हें वापस बुला सकते हैं? दैट इज राइट टू रिकॉल। आगे आने वाले 4-5 दिनों में इन विषय पर चर्चा होने वाली है। राइट टू रिकॉल पर चर्चा होगी, संसद के सदस्यों की योग्यता पर चर्चा होगी, डिस्क्वालिफिकेशन पर चर्चा होगी, उनके विशेषाधिकारों पर चर्चा होगी, राष्ट्रमंडल के संदर्भ में चर्चा होगी। तो इस सप्ताह ये सारे विषय रहने वाले। इसके अलावा आप देखते हैं अंग्रेजी भाषा का एक शब्द होता है एंड, AND, उसको हम हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी भाषा का एक शब्द होता है और, OR, इसे हम हिंदी में कहते हैं अथवा। और अथवा, इन शब्दों में क्या अंतर है, किस तरह से इसके फर्क पड़ते हैं, ये आगे आने वाले दिनों में आप देखने वाले। कई बार संविधान हमको इस वजह से समझ में नहीं आता। मेरे जो YouTube के जो साथी है विशेषकर वो ध्यान से सुने, क्योंकि संविधान की भाषा क्लिष्ट है, ऐसा हम लोग कहते हैं। आप संविधान सभा की इस बहस के अंतर्गत आप इन सारे क्लिष्ट जो शब्द हैं उनका अर्थ भी जानेंगे, कोई शब्द क्यों रखा गया ये भी जानेंगे। चर्चा मैं शुरू कर रहा हूं, इससे पहले ही आपको बता देता हूं कि संविधान सभा का जो 7वां सत्र 4 नवंबर 1948 से लगाकर 8 जनवरी 1949 के बीच में जो हुआ था, बहुत बड़ा सत्र हुआ था। 2 महीने से अधिक समय तक बैठ के चली थी। 36 एक्टिवली बैठक हुई थी। उन बैठकों के दौरान संविधान सभा में डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान का मसौदा रखा। सर BN राव ने जो संविधान का मसौदा तैयार करके प्रारूप समिति को दिया, प्रारूप समिति ने उसके ऊपर विचार किया। विचार विमर्श करने के बाद संविधान सभा के 7वें सत्र यानी 4 नवंबर के सत्र से डॉक्टर अंबेडकर ने एक एक अनुच्छेद रखने शुरू किए। प्रक्रिया किस तरह से रहती है ये मैंने कई बार आपको इस मंच से बताया। डॉक्टर अंबेडकर का नाम पुकारा जाता था अध्यक्ष के द्वारा। डॉक्टर अंबेडकर एक अनुच्छेद रखते, उसके बाद में संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों से संशोधन मांगे जाते। संशोधन की सूचना संविधान सभा के अध्यक्ष को पहले से ही दे दी जाती थी। कौन सा संशोधन रखा जाएगा ये पहले से सूचना दे दी जाती थी। फिर जब नाम पुकारा जाता तो वो सदस्य खड़ा होता और अपना संशोधन रखता। वो संशोधन जो रखता उसके पक्ष में तर्क देता। जब सारे संशोधन रख दिए जाते, इसके बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष
संविधान सभा के सारे मेंबर से आह्वान करते कि प्रस्तावक ने अपना अनुच्छेद रख दिया, सदस्यों ने अपने संशोधन रख दिए, अब खुला मंच है, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो संविधान सभा के विभिन्न सदस्य उसके ऊपर विचार व्यक्त करते। अंत में एक एक प्रश्न का जवाब डॉक्टर अंबेडकर देते। वो अनुच्छेद क्यों रखा उसका जवाब देते, साथ ही साथ वो बताते कि कौन से संशोधन को वो स्वीकार कर रहे हैं, कौन से संशोधन को वो स्वीकार नहीं कर रहे। दोस्तों, अगर आप लोगों को याद है तो संविधान सभा के 7वें सत्र में जिस तरह के संशोधन रखे गए थे, उससे दुखी होकर संविधान सभा की नियम समिति के एक मेंबर जी दुर्गाबाई ने नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा था। शायद मेरे हिसाब से आपको याद आ रहा होगा, जी दुर्गाबाई ने नियमों में संशोधन का जो प्रस्ताव रखा उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो शाब्दिक संशोधन है वो नहीं रखें। अध्यक्ष के पास इस बात का पावर है कि शाब्दिक संशोधन जो आ गए हैं उसको रखने की परमिशन ना दें। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा और मैं अभी से आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा संशोधन जो है प्रोफेसर के.टी. शाह और एच.वी. कामत साहब रखते थे। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो सारे जो मेरे मित्र हैं जो जूम पर जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से मैं स्वागत कर लेता हूं। और यूट्यूब के जो साथी है, गोविंद भाई, मैंने आपके नमस्कार को सुन लिया है, आपके नमस्कार को मैंने देख लिया है, मैंने दिल से इसको ग्रहण कर लिया, मैंने सबके अभिवादन को स्वीकार कर लिया है। अब सीधा हमको बहस करनी है संविधान सभा के इन विभिन्न सत्रों पर। मैं एक बार फिर आपसे आग्रह कर लेता हूं, 1.25 घंटा के लगभग अपनी ये बहस रहने वाली है। 45 मिनट के आसपास मैं फीडबैक लिंक आपको शेयर करूंगा। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, फीडबैक लिंक के प्रति इतने ज्यादा मत होइए। सर्टिफिकेट कोई बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि रोजाना 75 से लगाकर 100 पेजेस पढ़कर आपके सामने घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा में प्रस्तुत करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत का नतीजा तब ही आएगा जब संविधान सभा में क्या हुआ ये सारी बातें आपको समझ में आए। तो मेरे YouTube के सब साथी जो है वो ध्यान से सुन लीजिएगा, हम बात को बढ़ा रहे हैं, जरा देख लीजिएगा। जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए भी ये देखिए, 16 मई से लगाकर 16 जून 1949 तक संविधान सभा का ये 8वां सत्र, ये वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली द्वारा ये प्रकाशित किया गया। मैंने किताब आपको बता दी, ये किताब है। ये किताब इस बार पढ़ने वाले हैं भाई। ये जो मेरे मित्र हैं जो अपना रीनेम कर लो यार, थोड़ा सा अपना नाम लिख लीजिए। आईफोन वाले पता नहीं क्यों अपना नाम नहीं लिख रहे, फिर कहेंगे सर हमारा सर्टिफिकेट नहीं पहुंचा। नाम लिखो भैया आपने। ये पूरी किताब 1450 पेज जो है वो इन 23 दिनों में हम डिस्कस में लाने वाले हैं। 1450 पेज, ठीक है। आगे देखिए जरा, ये देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। आप लोग जानते हैं संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव का नाम लिखा हुआ है। ये सचिव है H.V.R. आयंगर साहब। H.V.R. आयंगर साहब संविधान सभा के सचिव है। संयुक्त सचिव S.N. मुखर्जी है। ये S.N. मुखर्जी वही व्यक्ति है जिनके लिए डॉक्टर अंबेडकर अपने अंतिम उद्बोधन में इन्हें संविधान सभा का चीफ ड्राफ्टमैन की संज्ञा देंगे। ये S.N. मुखर्जी, नाम याद रखिएगा। इसके बाद में उप सचिव है जुगल किशोर खन्ना जी और मार्शल जो है हरबंस राय जैव का। क्या क्या चर्चा होगी आज? आज प्रतिज्ञा ग्रहण होगा। रजिस्टर पर संविधान सभा के कुछ नए मेंबर्स आएंगे, वो हस्ताक्षर करेंगे। सरोजनी नायडू जी के मृत्यु पर संवेदना प्रकट की जाएगी और इसके बाद में राष्ट्रमंडल वाला जो विषय है वो आने वाला है। ये देखिए, सोमवार है उस दिन, 16 मई 1949 को सोमवार है। आज सोमवार नहीं, 16 मई 1949 को सोमवार है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में प्रतिज्ञा ग्रहण। हमारे YouTube के जो साथी जरा बताओ तो ये प्रतिज्ञा ग्रहण क्या है? एक्चुअली में 14 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा में जो भी मेंबर आता है उन सब को प्रतिज्ञा ग्रहण करनी पड़ती है। जो पहले से मेंबर बन रखे हैं उनको भी प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है और जो नया मेंबर बनता है वो रजिस्टर पर हस्ताक्षर करता है, अपना परिचय पत्र देता है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा ग्रहण करता है। ये याद रखना, 14 अगस्त 1947 के बाद जो भी आएगा सबको, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, उन सबको प्रतिज्ञा लेनी होगी। कौन ले रहा है आज संविधान सभा के नए मेंबर? कौन आ रहे हैं? एक आ रहे हैं श्री विनोदानंद झा, बिहार से है। एक सरदार सुचेत सिंह पटियाला। अभी मेरे एक जुम के साथी कह रहे थे कि मैं बिहार से हूं, तो लीजिए आपके बिहार के साथी श्री विनोदानंद झा, ये संविधान सभा के मेंबर है। सुचेत सिंह पटियाला से हैं और काका भगवंत राय, ये भी पटियाला से हैं। ये संविधान सभा में 3 नए मेंबर हैं।
इसके बाद में सरोजिनी नायडू जी का जो निधन हो गया, संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, लेकिन एक साथ कभी भी उन 15 महिलाओं को मेंबर बनने का मौका, बैठने का मौका नहीं मिला था। सरोजिनी नायडू जी का निधन हो गया है, उस पर संवेदना प्रकट की जा रही है, ये भी आप देख सकते हैं। संविधान सभा के सारे सदस्य मौन खड़े हुए और संवेदना प्रकट की गई, किसके लिए? सरोजिनी नायडू जी के लिए। इसके बाद में परिषद की आगे की कार्यवाही शुरू हो रही है और अध्यक्ष आप कह रहे हैं कि भाई अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो राष्ट्रमंडल के संदर्भ में अपना एक प्रस्ताव रखेंगे। राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेने के संदर्भ में एक प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा जा रहा है। नेहरू जी इंग्लैंड गए और वहां पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करके आए, जिसके तहत भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि मैं जो वहां समझौते पर हस्ताक्षर करके आया हूं राष्ट्रमंडल की सदस्यता के संदर्भ में, आप उसको रेटिफाई कीजिए, आप उसका अनुसमर्थन कीजिए। नेहरू जी का बड़ा ऐतिहासिक भाषण है। आज के दिन हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता क्यों लेनी चाहिए, इसके पक्ष में पंडित नेहरू कई सारे तर्क देंगे। पंडित नेहरू के इस उद्बोधन के बाद राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेनी है ना लेनी है, इसके संदर्भ में 2 संशोधन आएंगे। किनके आएंगे? प्रोफेसर सिब्बललाल सक्सेना जी का आएगा, लक्ष्मी नारायण जी साहू का आएगा। उसके पक्ष में क्या तर्क है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज राष्ट्रमंडल के बारे में ही चर्चा होनी है, जरा इसको समझ लीजिएगा। तो पंडित नेहरू आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न प्रस्ताव पेश करता हूं। क्या प्रस्ताव है? यह निश्चय किया जाता है कि यह सभा भारत के राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने के बारे में उस घोषणा का अनुसमर्थन करती है जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री सहमत हुए थे और जिसका उल्लेख उस सरकारी बयान में किया गया था जो 27 अप्रैल 1949 को राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन के समाप्त होने पर निकाला गया था। नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रमंडल के संदर्भ में इंग्लैंड में एक समझौता करके आया हूं और अब मैं ये चाहता हूं कि आप उस समझौते का रेटिफिकेशन करें, उसका अनुसमर्थन करें, ऐसा वो कह रहे हैं। आवाज की प्रॉब्लम मेरी टेक्निकल टीम की ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना जूम पर देखिएगा। आवाज आपको ऑन करनी, टेक्निकल टीम तरह उसको मैसेज कर दीजिए पर्टिकुलर। और ये जो आप ना कोई आपकी इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम है वो एवरीवन को मैसेज मत कीजिए भाई, पर्टिकुलर टेक्निकल टीम को या हमारे सेंटर वाले जो वो है उनको मैसेज कीजिए। श्याम जी कह रहे हैं आवाज आ रही है, चलिए फिर ठीक है। अब वो कह रहे हैं कौन? नेहरू जी, कि भाई आप अनुसमर्थन कर दीजिए। एक्चुअली मैं 4 बातें रखना चाहता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। समझौता क्या है वो एज इट इज रख रहे हैं, जरा देखिए। वो कह रहे हैं यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की सरकारों ने, जिनके देश ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य के रूप में संगठित हुए हैं और क्राउन के प्रति जो उनके स्वतंत्र साहचर्य का प्रतीक भी है, समान रूप से निष्ठावान है, भारत में निकट भविष्य में होने वाले संवैधानिक परिवर्तनों पर विचार किया है। 8 देशों ने भाग लिया, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन 8 देशों के द्वारा ये राष्ट्रमंडल के संदर्भ में समझौता हुआ। नेहरू जी चाह रहे हैं कि इस समझौते पर संविधान सभा मोहर लगा दे। ये 4 बातें वो कह रहे हैं। इसके बाद में वो एक लंबा सा भाषण दे रहे हैं कि मैंने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार क्यों किया है, हमने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे क्या तर्क है, उनके उद्बोधन के माध्यम से आप देखेंगे। वो कह रहे हैं इस घोषणा के वो ये कह रहे हैं कि इस घोषणा के अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत सरकार ने राष्ट्रमंडल के अन्य देशों की सरकार को बता दिया है कि भारत बहुत जल्दी ही प्रभु संपन्न राष्ट्र बनने जा रहा है, गणराज्य राष्ट्र बनने जा रहा है, हमारा खुद का एक संविधान बन जाएगा, हम सॉवरेन हो जाएंगे, हम रिपब्लिक हो जाएंगे। ये हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, ऐसा पंडित नेहरू जी कह रहे हैं संविधान सभा में। फिर वो कह रहे हैं कि तीसरे पैराग्राफ में हमने ये बताया है कि राष्ट्रमंडल के अन्य देश इस स्थिति को स्वीकार करते हैं कि भारत संप्रभु देश बनने जा रहा है। और चौथे पैराग्राफ के अंत में कहा गया कि ये सब देश राष्ट्रमंडल के स्वाधीन और समान सदस्यों के रूप में संगठित है, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। अब वो आगे क्या कह रहे हैं? अब मैं इस घोषणा को माननीय सदन के अनुमोदन के लिए इसके समक्ष रख रहा हूं। इस अनुमोदन के अलावा इसके अनुसार कोई कानून बनाने का कोई प्रश्न नहीं है, राष्ट्रमंडल से परे इसके लिए कोई कानून नहीं है।
इसमें कोई औपचारिकता भी नहीं है जो आमतौर पर संधियों के मामले में हुआ करती है। ये स्वेच्छा से किया गया समझौता है। पंडित नेहरू जी संविधान सभा को ये आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये स्वेच्छा से किया गया समझौता है, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, हमने अपने हितों के लिए इस समझौते को किया है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। आगे जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं। इस घोषणा के कुछ नतीजे भी निकलेंगे, इसके अलावा और कोई दायित्व नहीं होगा कि एक दूसरे के साथ मित्रता का रुख अपनाया जाएगा। आपसी सहयोग की इच्छा होगी जो हमेशा इस बात पर निर्भर करेगी कि कोई कितना सहयोग करना चाहता है। हम सब मिलकर जो ये राष्ट्रमंडल की मेंबरशिप जो ले रहे हैं आपस में सहयोग करेंगे और सहयोग इस बात पर निर्भर करेगा कि दूसरे ने तीसरे को कितना सहयोग किया, ऐसी वो बात कहना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि एक या दो मामले जिनका इस घोषणा में जिक्र नहीं है मैं साफ कर देना चाहता हूं। एक यह है कि जैसा कि मैंने कहा था कि सम्राट के इस संदर्भ में कदापि कोई कृत्य नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है भारत के द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेने के संदर्भ में, इंग्लैंड का जो सम्राट है उसकी क्या भूमिका होगी। तो पंडित नेहरू जी कह रहे हैं अरे भाई हमने स्पष्ट कह दिया है कि हम संप्रभु देश बनने जा रहे हैं, हम गणराज्य देश बनने जा रहे हैं, ये हमने स्पष्ट रूप से कह रखा है। और सम्राट जो इंग्लैंड का जो सम्राट है वो राष्ट्रमंडल का भी सम्राट होगा, लेकिन उसकी कोई ड्यूटीज नहीं है, उसके कोई कार्य नहीं है। वो कह रहे हैं ये बात हमारी कार्यवाही के दौरान स्पष्ट कर दी गई थी और ये बात निसंदेह लंदन में हुए सम्मेलन की कार्यवाही सारांश में दर्ज है। एक अन्य बात यह है कि इस प्रकार की राष्ट्रमंडल संस्था बनाने का उद्देश्य यह है कि अब तक ऐसे दर्जे की संस्था बनाई जाए तो पूरी तरह विदेशी और एक राष्ट्रीयता होने के बीच की हो। स्पष्ट है राष्ट्रमंडल के देश भिन्न भिन्न राष्ट्र है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं भिन्न भिन्न राष्ट्रीयताएं हैं, सामान्यतया या तो आपकी राष्ट्रीयता समान है या फिर आप विदेशी है, इन दोनों के बीच कोई स्थिति नहीं है। अब तक राष्ट्रमंडल में या ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में एक दूसरे को आपस में जोड़ने वाली एक कड़ी थी और वो थी सम्राट के प्रति निष्ठा। अतः इस कड़ी से एक तरह से मोटे तौर पर समान राष्ट्रीयता थी। जब हम गणराज्य बन जाएंगे तो वह कड़ी भी टूट जाएगी। वो कह रहे हैं कि जिस दिन हमारा संविधान लागू होगा हम संप्रभु बन जाएंगे, हम खुद गणराज्य बन जाएंगे और जैसे ही गणराज्य बनेंगे तो ब्रिटेन के सम्राट का कोई भूमिका हमारे ऊपर नहीं होगी। इसलिए इस बात की आलोचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम कहीं वापस गुलाम तो नहीं हो रहे, क्या हम गुलाम मानसिकता के शिकार तो नहीं है। इस प्रकार की बात पंडित नेहरू कह रहे हैं। फिर वो आगे क्या कह रहे हैं, सदन को याद होगा कि एक बार राष्ट्रमंडलीय नागरिकता के बारे में कुछ बात हुई थी। ये समझ पाना कठिन था कि राष्ट्रमंडलीय नागरिकता का स्वरूप क्या हो, सिवाय इसके कि इसका मतलब वह था कि राष्ट्रमंडल के देश एक दूसरे के लिए पूरी तरह से विदेशी न रहे। ये गैर विदेशीपन वाली बात अब भी है, मगर मैं समझता हूं ये अच्छा ही हुआ कि हमने ऐसी बातें करनी छोड़ दी जो स्पष्ट नहीं थी, ऐसा पंडित नेहरू आश्वासन दे रहे। फिर वो क्या कह रहे हैं, मैंने इस दस्तावेज की बातें संक्षेप में सदन के समक्ष रखी है। ये एक साधारण सा दस्तावेज है और फिर भी सदन अच्छी तरह जानता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, या यूं कहें कि इसमें जो उपबंध है उनका महान एवं ऐतिहासिक महत्व है। कुछ सप्ताह पूर्व मैं भारत के प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में गया था। कौन से सम्मेलन? जो लंदन में हुआ था राष्ट्रमंडल के गठन के संदर्भ में 8 जो देशों ने भाग लिया, उस सम्मेलन में मैं गया था। नेहरू जी ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था और जब भारत के भविष्य का सवाल हो तो कोई भी आदमी इतना बड़ा नहीं है कि वह अपने आप ही इस उत्तरदायित्व को निभा सके। पिछले कई महीनों से हमने प्राय एक दूसरे से परामर्श किया है, बड़े बड़े प्रतिनिधि संगठनों से परामर्श किया है, इस सदन के कई सदस्यों से भी परामर्श किया है। फिर भी जब मैं वहां गया तो मुझ पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था और मैं उसके भार को समझता था। इसलिए पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं जब इंग्लैंड में जाकर राष्ट्रमंडल के संदर्भ में जब समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा था तो मेरे ऊपर बहुत भारी उत्तरदायित्व था। मैं इस उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से जानता हूं, ऐसा पंडित नेहरू जी अपने इस उद्बोधन में कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जाने से पहले कई संगठनों से विचार विमर्श किया था, कई लोगों से विचार विमर्श किया था और संविधान सभा के कई सदस्यों से भी विचार विमर्श किया था। इसलिए मैं बातचीत करने के बाद ही वहां पर गया था, ऐसा पंडित नेहरू जी अपने उद्बोधन के अंतर्गत अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं।
फिर वो कह रहा है कि हमने जो प्रतिज्ञा की थी उन सभी को ध्यान में रखकर और अंततः इस माननीय सदन के संकल्प को ध्यान रखकर, उद्देश्य प्रस्ताव को ध्यान में रखकर मैंने समझौते पर साइन किए। पंडित नेहरू जी ये कह रहे हैं कि 1930 में रावी नदी के तट पर लाहौर में जब हमने इस बात की घोषणा की थी कि हम पूर्ण स्वराज्य को प्राप्त करेंगे, और जब 26 जनवरी 1930 को जब हमने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था, वो बात भी मेरे दिमाग में है। फिर वो कह रहा है कि 13 दिसंबर 1946 को इसी संविधान सभा में जब मैंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, वो उद्देश्य प्रस्ताव भी मेरे जहन में। मैंने सब चीजें ध्यान में रखते हुए मैंने वहां गया और वहां पर जाकर मैंने समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऐसा पंडित नेहरू जी अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम उन घटनाओं को देखकर ही स्थिति पर विचार ना करें जो अब बीते हुए जमाने का हिस्सा बन चुकी है। आप कांग्रेस के संकल्प में जो मैंने अभी पढ़कर आपको सुनाया वो देखेंगे। इसमें कहा गया कि भारत गणराज्य बन जाता है तो राष्ट्रमंडल के साथ उसके संबंधों में परिवर्तन आना आवश्यक है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड का क्या पुराना इतिहास रहा है, उस इतिहास के आधार पर आप अविश्वास ना करें। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो क्या कह रहे हैं कि इंग्लैंड का जो पुराना इतिहास रहा है उसके आधार पर आप इंग्लैंड के साथ संबंधों का निर्धारण ना करें। अब हम गणराज्य हो गए, अब हम स्वतंत्र हो गए, संप्रभु बनने जा रहे हैं, हमारे इंग्लैंड के साथ संबंधों में परिवर्तन आएगा। किसी के इतिहास से उसके ऊपर अविश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसा वो पंडित नेहरू जी कहना चाह रहे। फिर वो खुद कह रहे, क्या कह रहे जरा सुनिएगा। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि हम इस राष्ट्रमंडल में कैसे शामिल हो सकते हैं जिसमें रंग भेद की नीति चल रही है। सुनिएगा, जिसमें रंग भेद की नीति चल रही है और जिसमें कुछ अन्य ऐसी बातें हो रही है जिन पर हम आपत्ति करते हैं। अरे रंग भेद की नीति का इंग्लैंड समर्थन करता है, रंग भेद की नीति का समर्थन ऑस्ट्रेलिया करता है, और फिर भी हम उस राष्ट्रमंडल के मेंबर बन रहे। नेहरू जी कह रहे हैं ये मुझसे पूछा जाता है। पानी क्यों पी रहे हैं ज्यादा? लो, अब क्या करें, पानी में भी दिक्कत आ रही। लोग तो प्याऊ खोलते हैं यार है, कमाल की बात है। चलिए आगे जरा देखिए। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा प्रश्न है और ये एक ऐसा मामला है जिसमें आवश्यक रूप से हमें इस बारे में सोचने में कुछ कठिनाई आनी चाहिए। फिर भी एक ऐसा प्रश्न है जो वास्तव में पैदा ही नहीं होता, या यूं कहिए कि जब हम किसी देश के साथ या देशों के किसी गुट के साथ मित्रता करते हैं तो उसका यह मतलब नहीं होता है कि हम उसकी सारी नीतियों को स्वीकार करते हैं। वाह, पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि भाई कुछ देश रंग भेद का समर्थन करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनके साथ हो गए तो उनकी नीतियों का समर्थन करने लग गए। अरे भाई, किसी आदमी में 100 विशेषताएं होती है, हम 10 विशेषताओं से सहमत है, 90 विशेषताओं से सहमत नहीं है, तो इसमें क्या दिक्कत है, ऐसा पंडित नेहरू जी कह रहे हैं। एक्चुअली में ये प्रॉब्लम आएगी थोड़े समय अभी बाद में। आप देखेंगे कि प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी आएंगे, दामोदर सेठ जी आएंगे, इसके अलावा लक्ष्मी नारायण जी साहू आएंगे, इसके अलावा हमारे सबसे प्यारे प्रोफेसर के.टी. शाह आएंगे, इसके अलावा हमारे एच.वी. कामत जी आएंगे। वो कहेंगे नेहरू जी आप उस गुट में क्यों शामिल हो रहे हैं, जो एंग्लो अमेरिकन गुट है उसमें हमको शामिल नहीं होना चाहिए। ये तो रंग भेद में विश्वास करते हैं, हमें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अगर हम इसमें शामिल होंगे तो रशिया हमसे नाराज हो जाएगा, ऐसी बातें होगी। इसलिए मैं अभी से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है आपको। यह सदन जानता है कि पिछले कुछ सालों में भारत द्वारा पहल किए जाने पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने एक अहम सवाल दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति का रहा है। मैं सदन की अनुमति से एक क्षण के लिए उस घटना का जिक्र करूंगा जो कल हुई, अर्थात यूएनओ में जो संकल्प कल पास किया गया था उसका जिक्र मैं करूंगा, और हमारे राष्ट्रमंडल और हमारे शिष्टमंडल ने इस मामले में जिस तरीके से काम किया उसकी अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से मैं प्रशंसा करूंगा। वो कह रहे चिंता मत करिए, देखो यूएनओ में भी एक संकल्प कल पास किया गया था जो कि रंग भेद के संदर्भ में था, और मैं मेरी सरकार की प्रशंसा कर रहा हूं कि हमने उसमें योगदान दिया था। हाँ सर, के.टी. शाह ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। यही संविधान सभा के संदर्भ में आपकी जो संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली के संदर्भ में आपकी जो समझ है वो प्रकट करती है। बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे ज्यादा एक्टिव मेंबर कौन थे, सबसे ज्यादा संशोधन किसने रखे, यही तो बातें हैं संविधान सभा पर। ये देखो 1450 पेज अभी पढ़ लेंगे एक महीने में, इससे क्या होगा आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है एक्चुअली में।
ठीक है, मैं आपको आगे आने वाले दिनों में यह भी बताऊंगा कि हमको ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब अनुच्छेद रखते थे और विभिन्न सदस्य जो है उसके ऊपर संशोधन रखते थे, हमको ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको यह मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर स्वयं भी कई बार संशोधन लेकर आते थे, वो खुद भी कई बार संशोधन लेकर आते थे। यही तो समझ विकसित करनी है। डॉक्टर अंबेडकर खुद भी कई बार संशोधन लेकर आते थे। चलिए, अब क्या कह रहे हैं पंडित नेहरू जी आगे कह रहे हैं कि इस समय विश्व में अलग अलग विचारधाराएं हैं और इन विचारधाराओं से बड़े बड़े झगड़े उठ खड़े होते हैं। क्या सही है क्या गलत है ये हम बाद में कभी सोच सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि सही कुछ और ही हो। या तो आप ये चाहें कि वो झगड़ा खड़ा रहे और झगड़ा खत्म ही ना हो, या फिर आप उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हुए उसका समाधान करें। ऐसी बात पंडित जवाहरलाल नेहरू सदन में कहना चाह रहे हैं। तो गजब का नेहरू जी का ये उद्बोधन है, बड़ा उद्बोधन है और आप देख सकते हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं, मैं ये चाहता था कि विश्व के देश ये देखें कि ऐसा नहीं है कि भारत का अपना पर विश्वास नहीं हो, और ये कि भारत उसके साथ भी सहयोग करने को तैयार है जिनसे वह कभी पहले लड़ता रहा है। बशर्ते कि आज सहयोग का आधार सम्मानजनक हो और आधार स्वतंत्र हो। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी जिन लोगों से दुश्मनी थी, जिन लोगों के खिलाफ हम लड़ते रहे हैं, अब हम लोग आजाद हो गए हैं, अब हम लोग संप्रभु होने जा रहे हैं, हम उनके साथ संबंध रख सकते हैं, लेकिन संबंध बराबरी का हो, संबंध स्वतंत्र हो, संबंध सम्मानजनक हो। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग पंडित नेहरू अपने उद्बोधन में कर रहे हैं। एक्चुअली में पंडित नेहरू ये जानते हैं कि आगे आने वाले दिनों में कम से कम 2 दिन 16 और 17, इन 2 दिनों में तो कम से कम इस विषय को लेकर बहस होगी कि आप इंग्लैंड के साथ कैसे समझौता कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में यहां तक कहा जाएगा, अरे चर्चिल के साथ आपने बात कर ली, आपको तो बात ही करना नहीं चाहिए, चर्चिल से तो हमारी कट्टा है। कट्टा समझते हैं, हमने कट्टा कर रखा है। हाँ, हमारे तो कट्टा है, उनसे बातचीत कैसे कर ली आपने इंग्लैंड में जाकर। अभी थोड़े दिन बाद में ये बातें आएगी, इसलिए मैं पहले से आपको मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, कुछ लोगों का विचार है कि राष्ट्रमंडल में शामिल होकर या इसका सदस्य बने रहकर हम एशिया में अपने पड़ोसी देशों से दूर हो रहे हैं, या हमारे लिए दूसरे देशों के साथ, विश्व के बड़े बड़े देशों के साथ सहयोग करना मुश्किल हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद में ये बातें आएगी कि आपने इंग्लैंड से दोस्ती कर ली, रशिया को नाराज कर दिया, आपने अमेरिका से दोस्ती कर ली, किसी और को नाराज कर दिया। पंडित नेहरू जी अब इसका जवाब देंगे, क्या कह रहे हैं। मगर मैं समझता हूं कि राष्ट्रमंडल से बाहर रहने की बजाय इसमें रहकर हमारे लिए दूसरे देशों के साथ निकट के संबंध बढ़ाना अधिक आसान है, ऐसा पंडित नेहरू कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने आसपास के आज के विश्व को देखें और विशेष रूप से पिछले 2 वर्षों की स्थिति पर दृष्टि डालें और देखें कि विश्व के देशों में भारत की सापेक्ष स्थिति क्या है। मैं समझता हूं आप पाएंगे कि इन 2 वर्षों में या इससे कुछ कम समय में प्रभाव और प्रतिष्ठा के मामले में भारत का मामला अन्य देशों से बहुत ऊंचा हुआ है, ऐसा पंडित नेहरू संविधान सभा में कह रहे हैं। एक्चुअली में वो तर्क दे रहे हैं कि राष्ट्रमंडल का मेंबर बनना हमने क्यों स्वीकार किया है। बातें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही है। चंद्रवीर भाई कह रहे हैं कि कट्टा वाली बात तो गजब की बात थी। अरे भाई, कट्टा है तो हमेशा के लिए दुश्मनी थोड़ी हो गई है। हम जब गुलाम थे उनके, इसलिए हम लोग चर्चिल की आलोचना करते थे, चर्चिल हमारा विरोधी थे। लेकिन अब आजाद हो गए, हम संप्रभु हो रहे हैं, गणराज्य हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा पंडित नेहरू जी अपने उद्बोधन, बड़ा भारी उद्बोधन है। फिर वो क्या कह रहे हैं आगे जरा देखिए। अंतिम बात यह है कि इस सदन को इस घोषणा और जो चर्चाएं वहां पर हुई, जिसके परिणाम स्वरूप ये घोषणा हुई, उनको कितना महत्व देना चाहिए। ये एक तरीका है, एक अभिष्ट तरीका है और एक ऐसा तरीका है जो रोगी के लिए औषधि बनकर आता है, ऐसा पंडित नेहरू अपने उद्बोधन में कह रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं संविधान सभा से, प्लीज हमारे इस प्रस्ताव को अनुसमर्थन दे दीजिए, रेटिफिकेशन दे दीजिए। अब आ रहे हैं प्रोफेसर। कौन प्रोफेसर? केटी शाह नहीं है, केटी शाह नहीं है, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना। संयुक्त प्रांत के महोदय, मैं इस प्रस्ताव में निम्न संशोधन पेश करता हूं, निम्न संशोधन पेश करता हूं। अरे विराट भाई ने लिख दिया सिब्बन, कहां से लाया? तुम्हें दिखता है कि ये आपके मोबाइल में ये सब नाम दिख जाते हैं? अरे यार, फिर तो मुझे बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड।
चलिए, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया उस पर संशोधन करना चाहते हैं। मैं एक बात बता दूं आपको, वैसे आगे आने वाले समय में आप देखेंगे ये जो पंडित नेहरू जी ने जो प्रस्ताव रखा है ना, वो या तो स्वीकार होगा या फिर अस्वीकार होगा, संशोधन नहीं हो सकता। क्यों बताओ जरा, क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि जो चीजें करनी थी हम करके आ चुके हैं। अरे भाई, इंग्लैंड में जाकर समझौता कर चुके हैं, अब आप चाहो तो इसको स्वीकार करो, आप चाहो तो इसको अस्वीकार करो, आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते। अब कोई व्यक्ति है जो शादी कर ली है, शादी करके घर पे आता है और वो कहता है साहब मैं वाइफ को लेकर आ गया हूं, तो आप या तो इसको स्वीकार करो या आप इसको अस्वीकार करो। ऐसा नहीं कर सकते 4 दिन तुम यहां रह लो, 4 दिन किसी और घर में रह लो, ऐसा नहीं हो सकता है। संशोधन स्वीकार होगा या अस्वीकार होगा, प्रस्ताव स्वीकार होगा या अस्वीकार होगा, उसमें संशोधन नहीं होगा। तो एक एक वर्ड दिखता है, वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। सिब्बल लाल सक्सेना जी क्या कह रहे हैं? वो संशोधन करना चाह रहे हैं। क्या संशोधन करना चाह रहे हैं? पहले इंग्लिश में था, अब हिंदी वाला बता देता हूं। वो कह रहे हैं कि प्रस्ताव में ये शब्द जोड़ दो जो लिखा हुआ है ना कि ये सभा अनुसमर्थन करती है, उन शब्दों के स्थान पर ये लिख दो। क्या लिख दो? और इस सभा का ये मत है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता सर्वसत्ता प्राप्त स्वतंत्र गणराज्य के रूप में भारत की नई स्थिति के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त सदस्यता की शर्तें भारत की प्रतिष्ठा और उसकी नई स्थिति के लिए अपमानजनक है और इसलिए वे अवश्यमेव अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उसकी कार्य स्वतंत्रता को सीमित और कम कर देगी और उसे आंग्ल अमेरिकी गुट रूपी रथ के पहिए से बांध देगी। लीजिए, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी, पंडित नेहरू जी के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया उसमें संशोधन रखते हैं, उसमें संशोधन रखते हैं। मेरी एक बहन कह रही है आई एम वॉचिंग फर्स्ट टाइम दिस क्लास, माइंड ब्लोइंग। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब के हमारे साथी है। एक्चुअली में ये एक अलग प्रकार की क्लास है, ये मैंने कई बार आपको कहा, ये आपकी उस तरह की जो क्लास नहीं है जो प्रतियोगी परीक्षा में होती है। ये संविधान सभा की जो बहस है वो बहस एज इट इज रखी जा रही है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पहले वाले जो हमारे एपिसोड्स हैं वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप है, ये मूवी है, मूवी की तरह आगे बढ़ती है। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो संविधान सभा के 7 सत्रों पर हम लोग बहस कर चुके हैं, ये 8वां सत्र है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखें तो बड़ा मजा आएगा। चेतन भाई फर्स्ट क्लास है तो कोई बात नहीं, पहले की क्लासेस भी जरूर देखें तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो भाई प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी ने तो बड़ा चेंज कर दिया, मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है, देख सकते हैं आप। वो कह रहे हैं अतः परिषद ये निश्चय करती है कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता के प्रश्न को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए जब तक कि कोई नई संसद निर्मित नहीं होती और देश की जनता की इच्छाएं स्पष्ट नहीं जाती है। यह परिषद भारत के प्रधानमंत्री को आदेश देती है कि वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रमंडल के अन्य सदस्यों को इस संदर्भ में सूचना दे दे। वाह, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी ने तो प्रस्ताव जो रखा गया उसमें संशोधन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया और कह दिया कि हम ये सभा प्रधानमंत्री को आदेश देती है कि वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और राष्ट्रमंडल के अन्य सदस्यों को इस बात की सूचना दे दें कि अभी हम लोग राष्ट्रमंडल की सदस्यता के संदर्भ में प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित कर देते हैं और जब तक नया संविधान बनकर नए चुनाव नहीं हो जाते तब तक हम निर्णय नहीं लेंगे, स्थगित कर दीजिए। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी प्रोफेसर है भाई, एक प्रोफेसर केटी शाह है, एक प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से वो अपनी बात को रख रहे हैं। जैसे ही वो बात को रख रहे होते हैं कि बालकृष्ण शर्मा जी जो कि मेंबर है वो कह रहे हैं महोदय एक व्यवस्था का प्रश्न है, मैं जानना चाहूंगा इस बात को देखते हुए कि इस संशोधन का स्वरूप नकारात्मक है, क्या यह नियमों अनुकूल है? अरे ये जो संशोधन है वो तो नेगेटिव है, तो क्या ये नियम के अनुसार है? संविधान सभा के अध्यक्ष कहेंगे बिल्कुल ये नियम के अनुकूल है। पंडित नेहरू जी क्या कह रहे हैं? अब देखो नेहरू जी को भी थोड़ी नाराजगी दिखाई देगी। नेहरू जी कह रहे हैं महोदय मैं अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बारे में आपका निर्णय चाहूंगा कि जब मौजूदा सरकार ने इस तरह की संधि कर ली है तो क्या ऐसा संशोधन लाना उचित होगा? मैं तो यही समझता हूं कि कोई संधि या तो स्वीकार की जा सकती है या अस्वीकार की जा सकती है, किसी संधि में संशोधन नहीं किया जा सकता। लो पंडित नेहरू जी भी थोड़े नाराज है, वो कह रहे हैं आपने संशोधन रखने की परमिशन कैसे दे दी? सर या तो स्वीकार करो या अस्वीकार करो, संशोधन कहां से आ गया बीच में? क्योंकि संशोधन तो कर ही नहीं सकते क्योंकि संधि तो हो चुकी है, या तो आप स्वीकार करो या अस्वीकार करो। नेहरू जी ऐसा कह रहे हैं। अध्यक्ष साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। यहां हम नियमों के अनुसार कार्य करते हैं और मुझे यह देखना है
कि क्या नियमों के अंतर्गत यह संशोधन ठीक है, उसका संधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं नहीं जानता, परंतु मैं समझता हूं कि नियमों के अंतर्गत यह संशोधन ठीक है और इसके लिए मैंने अनुमति दे दी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने साफ नेहरू जी को कह दिया मैंने अनुमति दे दी है, इसका संधि पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आप देखिए, पर मेरे अनुसार नियमों के अनुरूप है, इसलिए मैंने परमिशन दे दी है। ZH लारी जी वो संयुक्त प्रांत के हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस घोषणा का अनुसमर्थन करना संविधान बनाने वाली इस सभा के क्षेत्राधिकार में है। अब ZH लारी कह रहे हैं आप हमको रेटिफिकेशन के लिए कह रहे हो, नेहरू जी कह रहे हैं कि भाई इस प्रस्ताव को आप अनुसमर्थन कर दीजिए, तो लारी जी कह रहे हैं क्या हमारे ये अधिकार में है क्या। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं बिल्कुल आपके अधिकार में, या स्वीकार करो या अस्वीकार करो, ये बिल्कुल आपके अधिकार में। फिर प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, मैं इस सभा से ना तो इस घोषणा को स्वीकार करने के लिए कह रहा हूं ना ही अस्वीकार करने के लिए कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि मेरा यह संशोधन है, इस संशोधन को आप देख लीजिए। लारी जी संयुक्त प्रांत से थे, संयुक्त प्रांत जिसको आजकल हम लोग यूपी कहते हैं, उत्तर प्रदेश, वहां से थे ZH लारी जी। ठीक है, तो बड़ा जबरदस्त सिब्बल लाल सक्सेना जी का उद्बोधन है, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपको तो पावर ही नहीं था, आपने इस तरह का समझौता कैसे कर लिया, आपको ये अधिकार किसने दे दिया, अब अगर आप करके आ गए तो बस इसमें संशोधन कर दीजिए, ऐसी बात प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं। तो वो कुछ बातें पढ़कर सुना रहे सिब्बल लाल सक्सेना जी कि हमने 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या घोषणा की थी, कांग्रेस के विभिन्न जो अधिवेशन हुए उसमें हमने क्या घोषणा की थी, और अब हम इस प्रकार का समझौता कर रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहेंगे अरे वो घोषणा पढ़कर पूरी सुनाओगे या अपनी जो मूल बात है वो कहोगे। तो सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं तो खाली एक पैरा पढ़कर सुनाना चाह रहा हूं कि नेहरू जी ने अपने पहले के भाषण में कब कब क्या क्या चीजें बोली है, मैं तो उसकी और इशारा करना चाह रहा था। अब वो आगे क्या कह रहे हैं, हम स्वतंत्रता चाहते हैं, अधिराज्य का या अन्य कोई दर्जा नहीं चाहते हैं। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति जानता है कि अधिराज्य के दर्जे की सारी धारणा इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। अब हम राष्ट्रमंडल की मेंबरशिप ले रहे हैं, ब्रिटिश सम्राट को अपना सम्राट स्वीकार कर रहे हैं, तो हम क्या अभी भी डोमिनियन ही बने रहेंगे क्या, हम तो आजाद हो गए ना, हमारा संविधान बन रहा है, हम संप्रभु बनने जा रहे हैं, तो फिर हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता क्यों ली, ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं। और वो कुछ और जगह पर कब कब नेहरू जी ने क्या कहा और कांग्रेस ने किस संकल्प को पारित किया उसके बारे में कहा। महोदय जी, जब से हमारे नेता ने, हमारे नेता मतलब नेहरू जी ने, जब से हमारे नेता ने 27 अप्रैल को इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए, तब से जो भी भाषण उन्होंने पार्टी की बैठकों में दिए हैं और सार्वजनिक सभाओं में दिए हैं, वे सब मैंने बहुत ध्यान से सुने हैं, और जो भी उनकी बातें रेडियो से प्रसारित हुई है ये भी मैंने बड़ी ध्यान से सुनी है और उनका अध्ययन किया है। मैंने वे सब टिप्पणियां भी पढ़ी हैं जो इस घोषणा पर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। सरदार जी यानी सरदार पटेल के इस पर जो विचार है वो भी मैंने पढ़े। मैंने बड़ी गंभीरता से सोचा है कि क्या इससे हम अपने देश के लिए कुछ लाभ हो रहा है, परंतु मैं समझता हूं कि इससे होने वाली हानियां ज्यादा है लाभ की तुलना में, तो हमने मेंबरशिप क्यों ली, ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं। हमारे नेता ने अभी हमें बताया कि मेरे जैसे आलोचक बीते जमाने में रह रहे हैं, वे वर्तमान में नहीं रह रहे, और ये भी कि वे आने वाले समय को नहीं जानते। ये आरोप उन्होंने कुछ नेताओं पर लगाया जिनका हम और वह भी बड़ा सम्मान करते हैं, और मैंने इस पर बड़े धैर्य से विचार किया। मैंने वही अंश उद्धृत करने का प्रयास किया जो विगत काल से संबंध रखते हैं और वर्तमान के लिए वे सही नहीं है, परंतु मैं समझता हूं उनसे ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है जो बदलते नहीं है, ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं। कुल मिलाकर बात यही है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता क्यों ली हमने तो घोषणा करी थी हम स्वतंत्र रहेंगे, हम संप्रभु रहेंगे, हम गणतांत्रिक राष्ट्र बनेंगे, हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम रंग भेद का विरोध करेंगे, हम साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे, हम उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे, और हम फिर उन्हीं की गोदी में जाकर बैठ रहे हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न रखे जा रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं राष्ट्रमंडल के साथ अपने आप को जोड़कर निश्चय ही हम एक शक्ति गुट में शामिल हो रहे हैं जो कि एंग्लो अमेरिकन गुट है। हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते हैं, हम आंग्ल अमेरिकी शक्ति गुट में शामिल हो रहे हैं। हम कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हैं जो इस शक्ति गुट के खिलाफ में हो। उन्होंने कहा इस तरह से तो हम गुट निरपेक्षता
कि सिद्धांत की तरफ तो जा ही नहीं रहे, हम तो खुद एक गुट में शामिल हो रहे हैं, और जब एक गुट में शामिल हो रहे हैं तो वो जो भी निर्णय लेगा हमको भी उस गुट के निर्णय को मानना होगा। क्या गजब की बात कही। बालकृष्ण शर्मा जी क्या कह रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय सदस्य को यह ज्ञात है कि राष्ट्रमंडल के सदस्यों में भी संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर मतभेद हो जाते हैं। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उनमें मतभेद हो जाते हैं, परंतु वे मतभेद अनावश्यक बातों पर ही होते हैं। परंतु मेरा यह कहना है कि राष्ट्रमंडल में शामिल होकर हमें बड़े बड़े प्रश्नों पर भी उनका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हम एक गुट में शामिल हो गए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। अतः राष्ट्रमंडल में रहकर हमें उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा और उस सीमा तक हमारी स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी, ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि इससे हमको फायदा कुछ भी नहीं है, इससे हमको घाटा बहुत ज्यादा है, ऐसा वो कह रहे हैं। और फिर वो कह रहा है कि जो मैंने संशोधन लाया उसको स्वीकार कर दीजिए। संशोधन क्या है? संशोधन ये है कि ये सभा देश के प्रधानमंत्री को यह आदेश देती है कि वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रमंडल के अन्य देशों के सदस्यों को, अन्य देशों को इस बात की सूचना दे दें कि अभी हम इस पर निर्णय नहीं कर रहे हैं। हमारी जब नए संविधान के तहत जब हमारे नए चुनाव हो जाएंगे उस समय जो संसद बनेगी वो इस पर निर्णय करेगी, अभी हम निर्णय नहीं ले रहे। तो बिल्कुल सही विरोध रहा गुरुजी प्रोफेसर सिब्बल लाल जी का। देखते हैं, अभी तो एक बात आई है, इसकी खूबसूरती क्या है पता है? आप भी मुझे ये कह सकते हैं सर, आप तो सर अभी तो नेहरू जी के बारे में बोल रहे थे, आप प्रस्ताव ये है वो है, अभी आप सीधा सिब्बल लाल सक्सेना जी के साथ हो गए। हम करैक्टर को जीते हैं भाई, जिस करैक्टर की बात कर रहे हैं फिर उसी के हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर बाद में लक्ष्मी नारायण जी साहू आएंगे, फिर उनके हो जाएंगे, फिर बाद में थोड़ी देर बाद में दामोदर दास जी आएंगे, सेठ दामोदर दास जी, उनके हो जाएंगे, फिर नेहरू जी खुद आएंगे, फिर नेहरू जी के हो जाएंगे। तो करैक्टर को जीना पड़ता है ना, उनका पूरी बात बतानी पड़ती है, नहीं तो बात समझ में कैसे आएगी? ठीक है ना। आज तो ये सारे प्रश्न मैं आपके इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। परसों से यानी 16, 17, 18 से बाद में संविधान के विभिन्न अनुच्छेद आने लग जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अभी तो क्या राष्ट्रमंडल वाला एकदम टॉपिक हट गया ना, इसलिए थोड़े थोड़े प्रश्न ले लेकर मैं आपका जवाब दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण जी साहू आ गए, उड़ीसा के हैं ये, साहू है उड़ीसा के। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव केवल यही है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प में निम्न शब्द जोड़ दिए जाए, निम्न शब्द जोड़ दिए जाए। वो भी संशोधन लेकर आ गए। क्या जोड़ दिए जाए जरा देखिए। परंतु यह कि राष्ट्रमंडल दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के साथ भेदभाव न बरते जाने दें तथा सामाजिक और आर्थिक मामलों में राष्ट्रमंडल के सभी देशों के साथ समान रूप से न्याय करें। प्रस्ताव में आप नई बात जोड़ दीजिए। क्या बात जोड़ दीजिए? कि भाई अब हम क्या करेंगे, इस बात जोड़ते हुए लिख दें कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीयों के साथ हो रहा है उसका हम साथ नहीं देंगे। बातें समझ में आ रही है ना? चलिए, तो दो संशोधन आ गए, एक प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी का, दूसरा आ गया किसका? लक्ष्मी नारायण जी साहू का। तो ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। वो क्या कह रहे हैं? ये प्रस्ताव पेश करते हुए पहले मैं कुछ आशंका महसूस कर रहा हूं, क्योंकि पंडित नेहरू ने अभी हमें बताया कि जिस बात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में निर्णय हो चुका है उसमें परिवर्तन करना उचित नहीं होगा। अतः मैं उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मैंने जो परंतु प्रस्तुत किया है उससे अंतर्राष्ट्रीय निर्णय के अर्थ में कोई तब्दीली नहीं आती है, परंतु मैं इस परंतु को इसलिए जोड़ना चाहता हूं ताकि संदेह दूर हो जो हमारे मस्तिष्क में पैदा हो गए। अरे इंग्लैंड तो रंग भेद नीति का समर्थन करता है, हम इसका विरोध करते हैं, तो कम से कम प्रस्ताव में यह चीज तो लिखो। चाय का आनंद अलग है, पी लेनी चाहिए। संविधान सभा में गजब के तर्क दिए गए। हाँ, यही खूबसूरती है, यही खूबसूरती है। एक्चुअली में हमें किसी का एक का नहीं हो जाना है, हमें अपनी तर्क शक्ति विकसित करनी है। और संविधान सभा के जो मेंबर्स थे वो देवदूत किस तरह से थे, ये एग्जाम्पल है। आप प्रोफेसर केटी शाह और एचवी कामत साहब, हसरत मोहानी जी, नजरुद्दीन जी साहब, ये एक्टिव मेंबर्स के नाम थे, उनका ले रहा हूं। सिब्बल लाल जी सक्सेना जी, इनके संशोधन भले स्वीकार नहीं हो रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये जो कह रहे हैं और उनका जवाब जो वापस दे रहे हैं, ये जो जवाब है वो जवाब इसमें पड़ा है। और आज हमारी न्यायपालिका जब किसी अनुच्छेद की जब व्याख्या करती है तो ये बहस पढ़ती है, पता है आपको यूट्यूब वालों, ये बहस पढ़कर ही जवाब देती है न्यायपालिका।
न्यायपालिका इस बहस को पढ़कर ही तय करती है कि हमारे संविधान सभा के मेंबर्स क्या चाहते थे। ये बहस ही तो आपको बताना चाह रहे हैं। और उनके जो तर्क है वो तर्क हमारी तार्किक क्षमता में कितनी वृद्धि करते हैं, ये भी आप देखिए। एक भाई कह रहा है सर एग्रीकल्चर सीयूटी पेपर का एडमिशन कार्ड कब तक आएगा? अभी भेज रहा हूं, अभी भेज रहा हूं। यहां संविधान सभा की बहस, इतना भारी भरकम विषय चल रहा है। चलिए, तो उनकी जो बात है, लक्ष्मी नारायण जी साहू ने जो बात कही, उनका जो संशोधन है वो मैंने आपके सामने रखा। और वो फिर आगे कुछ बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, समय की कमी के कारण मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, परंतु मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि क्या हम राष्ट्रमंडल में इसलिए शामिल हुए क्योंकि इंग्लैंड ऐसा चाहता था, अथवा इसलिए कि हमारी ये इच्छा थी? पहले तो ये बताओ आप कि हम राष्ट्रमंडल में शामिल क्यों हुए? क्या इंग्लैंड ऐसा चाहता था या फिर हमारी ये इच्छा थी? बताओ। वो लक्ष्मी नारायण जी साहू प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। मेरे विचार में ऐसा इंग्लैंड चाहता था, ना कि हम चाहते थे। वो कह रहे हैं ऐसा। फिर वो चर्चिल का भाषण बता रहे हैं कि चर्चिल ने कब कब क्या 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 कहा हमारे बारे में। तो चर्चिल से तो हमारी क्या है, बताओ भाई? चर्चिल के साथ हमारी क्या है? हमारी कट्टा है। कट्टा है यानी हमारी कोई बातचीत नहीं है उनके साथ। तो चर्चिल ने तो हमारे बारे में उस समय ये बोला, हमारे बारे में उस समय वो बोला, और हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? हम उनके साथ समझौता कैसे कर रहे हैं? ये बुक मंगवानी है, बिल्कुल बताएंगे। घर से बात कर रहा हूं मैं, पूरी घर की लाइब्रेरी बता देंगे, चिंता मत कीजिए। कौन कौन सी बुक आपके लिए जरूरी है सब बताएंगे, चिंता ही मत कीजिए। एक भी पूरा एक दिन लाइब्रेरी बता देंगे। चलिए, घर है तभी तो चाय मिल रही है भाई, नहीं तो कौन। वो कह रहा है कि मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश के साथ अन्य देश जैसा व्यवहार हो, परंतु अंग्रेजों की नीति से हमें पाकिस्तान देना पड़ा। हमने लंका तक भी खो दी, जो कि हमारे पास श्री रामचंद्र के युग से थी, और हमने बर्मा भी खो दिया। लक्ष्मी नारायण जी साहू ऐसा कह रहे हैं। यही मेरा संशोधन है, और इसमें कही गई बात को प्राप्त करने के लिए मैंने इसे प्रस्तुत किया है। मैं कुछ और अधिक नहीं कहना चाहता हूं, मैं तो अपनी बात को स्पष्ट कर दिया है मैंने। अब आ रहे हैं आपके फीडबैक दे दीजिए, फीडबैक दे दीजिए। अब आ रहे हैं हमारे सबसे चहेते संविधान सभा के मेंबर HV कामत साहब, हरि विष्णु कामत। अध्यक्ष महोदय, संशोधनों की दूसरी सूची के अनुरूप मैं बोलना चाहता हूं, पर मेरा कोई संशोधन नहीं है। मैं तो खाली अपनी बात कहना चाहता हूं। क्या बात कहना चाहता हूं? वो कह रहे मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो पहले बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गत 1 महीने के दौरान, या यूं कहिए गत 1 वर्ष या उससे अधिक के दौरान, अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति का इस सीमा तक विस्तार किया कि जिसके परिणाम स्वरूप लंदन निर्णय ने वास्तविक रूप ले लिया और वो प्रकाश में आया। इस सम्मेलन में उनकी सफलताओं का उल्लेख तथा उनकी आलोचनाओं के सब तरीके मैंने देखे हैं, पढ़ा है। ये जो फीडबैक जो लिंक शेयर किया जा रहा है ना, आप अपना जवाब दे देना, यहाँ कोई आंसर शेयर मत करना, ये मेरा निवेदन है। ये बात बार बार कहनी पड़ती, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर वो कह रहे हैं कि इस प्रस्ताव में जिस घोषणा का उल्लेख किया गया है उसके 3 ठोस पहलू हैं। यदि हम पैरा 1 को, बाद वाले पैराग्राफ को देखें तो पता चलता है कि राष्ट्रमंडल का उल्लेख ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के रूप में किया गया है, जो मुझे ठीक नहीं लगता है। वो कह रहा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल क्या होता है? यू शुड यूज अ वर्ड राष्ट्रमंडल। अगर आपको मेंबर बनना ही है तो फिर ब्रिटिश राष्ट्रमंडल क्यों? राष्ट्रमंडल बोलो ना आप। लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि बाद की पैरे में खाली राष्ट्रमंडल लिखा, ये अच्छी बात है, ऐसा HV कामत साहब कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक स्वतंत्र गणराज्य का राष्ट्रमंडल के साथ जिसका प्रमुख सम्राट है, ये संबंध राजनीतिक सिद्धांत में एक नई घटना है। उन्होंने कहा कि यार कमाल करते हो, हम रिपब्लिक बनने जा रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट है, और एक ऐसे संगठन का हम मेंबर बन रहे जा रहे हैं जिसका अध्यक्ष जो है सम्राट है। एक नई घटना है राजनीतिक संबंधों में। इस घोषणा का अंतिम पहलू यह है कि यह राष्ट्रमंडल जिससे कि हम पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए, शांति, स्वतंत्रता और प्रगति के मार्ग पर चलने के लिए प्रयासरत रहेगा तथा सहयोग देगा। हमें इस घोषणा की इन्हीं 3 पहलुओं की पृष्ठभूमि में जांच करनी है जिनका कि मैंने अभी उल्लेख किया है। वो इस तरह की बात कह रहे हैं कि भाई हम कैसे, हम स्वतंत्र हैं, हम संप्रभु हैं, हम गणराज्य हैं, और फिर हमारा प्रमुख जो है वो सम्राट है। ऐसे कैसे?
वो कह रहा है कि राजनीतिक संबंधों में, राजनीतिक सिद्धांतों में ये एक नई घटना है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर वो एटली और फ्लेचर के अलग अलग समय में उनके जो उद्बोधन दिए गए, उन उद्बोधनों का उल्लेख करता है। फिर वो क्या कह रहा है आगे जरा देखिए, मैंने उसको हाईलाइट भी किया है। मेरे विचार में इस लंदन सम्मेलन में राष्ट्रमंडल के देशों के भीतर चल रही जातीय नीतियों का प्रश्न उठाने तथा उस पर चर्चा करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए थे, जो कि मेरे हिसाब से नहीं किए गए। परंतु स्थिति ये है कि ऐसा नहीं किया गया और हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि दुनिया की घटनाओं से मार्गदर्शन प्राप्त करने अथवा इन घटनाओं से प्रेरित होकर ये राष्ट्रमंडल जाति भेद नीतियों का वास्तविक लोकतंत्रात्मक नीतियों के पक्ष में तथा वास्तविक और गैर जाति भेद नीति के पक्ष में परित्याग करेगा, ऐसा एचवी कामत साहब अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। फिर वो कुछ घटनाओं का उल्लेख भी कर रहे हैं, कुछ वक्तव्यों का भी उल्लेख कर रहे हैं अलग अलग समय पर जो दिए गए, और कुल मिलाकर उनका निष्कर्ष ये है कि भाई हमको जो राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा हित जो है वो पूरा नहीं हो रहा है और उससे जो लाभ हमको मिलने चाहिए, लाभ की तुलना में जो है हानियां बहुत ज़्यादा है, ऐसा एचवी कामत साहब अपने उद्बोधन के अंतर्गत कह रहे हैं। तो एचवी कामत साहब कोई किसी प्रकार का औपचारिक संशोधन तो नहीं रख रहे, क्योंकि औपचारिक संशोधन दो ही रखे गए, एक प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी के द्वारा और दूसरा लक्ष्मी नारायण जी साहू के द्वारा। लेकिन एचवी कामत साहब सहमत नहीं है। एचवी कामत साहब बड़े विद्वान हैं, हरिविष्णु कामत इनका नाम है, संस्कृत के एक विद्वान। प्रोफेसर सरोज कौशल मैडम को हमने सुना, आज एचवी कामत साहब के भी जरा देखिएगा वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है उससे पहले जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद चल रहा है उसको वो कह रहे हैं, और उसका हिंदी में अनुवाद भी वो कह रहे हैं। इससे पूर्व कि मेरे मित्र ये शिकायत करें कि मैंने जो श्लोक उद्धत किया है और उसका मैंने अनुवाद नहीं किया, मैं अनुवाद बता देता हूँ। मैं आपकी अनुमति से इस श्लोक का सारांश प्रस्तुत करता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वह दुर्बलता तथा कायरता के आगे नहीं झुके। वह कहते हैं कि अर्जुन, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, हृदय की ये दुर्बलता लज्जाजनक है, इसका इसी क्षण परित्याग करो, उठो और युद्ध करो। यही हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए और मैं यह आशा करता हूं कि कम से कम भविष्य में ये हमारी नीति का मार्गदर्शन करेगा। कम से कम इतना तो है कि हमारा देश 30 करोड़ से अधिक लोगों का देश है। हम दुनिया के में किसी भी बुराई का यदि आवश्यकता पड़े तो अकेले ही मुकाबला कर सकते हैं। जहां तक मेरा संबंध है, मैं अकेले ही मुकाबला करने को प्राथमिकता दूंगा। अरे क्यों हम झुक रहे हैं किसी के प्रति? हम नए नए आजाद हुए हैं, इसका मतलब किसी के प्रति झुक जाएंगे? हम डर जाएंगे? हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे 30 करोड़ लोग हैं। और वो एचवी कामत साहब आगे ये कह रहे हैं कि मैं तो अकेला मुकाबला करने में विश्वास करता हूं। आगे वो क्या कह रहे हैं? यदि राष्ट्रमंडल इन आदर्शों के मार्ग में बाधक होता है, यदि वह इन आदर्शों के कार्यान्वयन में अवरोध पैदा करता है, तो मैं अकेला ही मुकाबला करना पसंद करूंगा। महात्मा गांधी ने हमें ऐसा करना सिखाया है, लोकमान्य तिलक ने हमको ऐसा करना सिखाया है, मां योगी अरविंद ने हमको ऐसा करना सिखाया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमको ऐसा करना सिखाया है। एक व्यक्ति ऐसा है, एक व्यक्तित्व ऐसा है, उनका कृतित्व ऐसा है जो हर दूसरे दिन संविधान सभा में चर्चा का विषय बन जाते हैं। गांधी जी 9 दिसंबर 1946 से लगाकर 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा जो लगभग 3 वर्ष तक काम करती रही, हर दूसरे दिन एक व्यक्ति के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पे जो चर्चा हुई उनमें गांधी जी है। गांधी जी का नाम आता ही आता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। एचवी कामत साहब के विचारों को मैं व्यक्त आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। वो किस तरह से वो कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सभा के समक्ष जो सूत्र रखा गया है उसके बारे में तथा घोषणा के बारे में मैं तन्नीक भी संतुष्ट नहीं हूं। मेरे विचार से इसकी शब्दावली अधिक संतोषप्रद होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। उन्होंने कोई औपचारिक संशोधन तो नहीं रखा, लेकिन वो पंडित नेहरू जी के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया उसकी भाषा से वो संतुष्ट नहीं है। फिर नाम आता है एम अनंत श्यामनम अयंगर साहब का, और अयंगर साहब बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो मद्रास के हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने राजनीतिज्ञ तरीके से संधि की, जिसकी घोषणा के अनुसमर्थन के लिए आज सभा से कहा गया। ये हमारे द्वारा इस देश को प्रभु सत्ता संपन्न गणराज्य, स्वतंत्र गणराज्य घोषित किए जाने का स्वाभाविक परिणाम है। आज दुनिया का कोई भी देश अलग थलग नहीं रह सकता है। हमारे लिए यह आवश्यक है
कि हम दुनिया के अन्य स्वतंत्र देशों के साथ किसी न किसी प्रकार समझौता करें, एक प्रकार मैत्री समझौता, जिससे कि हम उन देशों से जुड़ सके जो दुनिया में स्थायी शांति स्थापित करने में प्रयत्नशील है। अतः जो समझौता किया गया उसके संबंध में इस देश में किसी को खेद अनुभव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर यदि हमने इस प्रकार का समझौता नहीं किया होता तो हम दुनिया में पुनः शांति स्थापित करने के अपने कर्तव्य में असफल हो जाते, ऐसा आयंगर साहब अपने उद्बोधन में कह रहे हैं। जब बातचीत चल रही थी उस दौरान तथा उससे पूर्व भी कुछ समय के लिए, जबकि ये अफवाहें चल रही थी कि समान और दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होगी, मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई। ये किस प्रकार की नागरिकता होगी, हमारे देश पर किस प्रकार की प्रतिबद्धताएं और दायित्व लागू होंगे। आयंगर साहब कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुझे घबराहट थी शुरुआत में कि हम राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो ले रहे हैं उससे कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि हम दोहरी नागरिकता में फंस जाए। तो अब मुझे इस प्रकार का कोई झंझट दिखाई नहीं देता है, हमारी कोई प्रतिबद्धताएं नहीं है, हम स्वतंत्र है, हम गणतांत्रिक राष्ट्र बनने जा रहे हैं और बिल्कुल हमने बराबरी पर जाकर संधि समझौता किया है। मैं देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी है उस समय, उनको बधाई देता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। परंतु अब मैं राहत महसूस कर रहा हूं, इसमें कोई दोहरी नागरिकता की बात नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई प्रतिबद्धताएं नहीं है। हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं, ये किसी प्रकार का संवैधानिक अथवा राजनीतिक संबंध नहीं है। हम मित्र हैं और इस बात को इस समझौते द्वारा मान्यता मिली है, जिसका इस घोषणा के रूप में अनुसमर्थन करने के लिए हमसे कहा गया है। ऐसा आयंगर साहब अपने उद्बोधन में कह रहे हैं और बिल्कुल पंडित नेहरू द्वारा जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं इस बात को जानता हूं कि कुछ सदस्यों द्वारा यहां दिए गए कुछ भाषणों में कुछ संदेह व्यक्त किया गया है। हम 150 वर्षों से ब्रिटेन के प्रभुत्व में रहे हैं। मैं अपने मित्रों पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, परंतु वे बदली हुई परिस्थितियों के प्रति सजग नहीं है। वे अभी भी उन्हीं पुरानी परिस्थितियों में कायम हैं और उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, जबकि हम ब्रिटेन के कभी प्रभुत्व में हुआ करते थे। आयंगर साहब कह रहे हैं कि मेरे कुछ मित्रों को संदेह है और संदेह इस वजह से है कि 150 वर्षों तक हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया है। अभी भी अविश्वास का माहौल है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है, इसलिए हमको भी अपना एटीट्यूड बदलना होगा। अब हम कट्टा कट्टा नहीं है, अब हम दोस्त बनने जा रहे हैं, बराबरी पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र है, संप्रभु है और हम गणतांत्रिक राष्ट्र बनने जा रहे हैं। ऐसी बात वो कह रहे हैं। कौन? आयंगर साहब, जो कि इसका समर्थन कर रहे हैं और इसके समर्थन में एक लंबा सा उद्बोधन दे रहे हैं। वो फिर लाभ गिना रहे हैं कि राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने से फायदा क्या। वो कह रहे हैं एक लाभ भी है, यदि हम ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर भारी दायित्व आ पड़ेंगे। अमेरिका किसी अन्य देश के साथ आसानी से सहायता समझौता नहीं करता। मैं अभी भी इस विचार का हूं कि जहां तक हमारी विदेश नीति का संबंध है, ये नीति पूर्णतया तटस्थता की नीति होनी चाहिए। हमें किसी सत्ता गुट में शामिल होने अथवा ना होने का पूरा अधिकार है। मुझे विश्वास है कि प्रभु की सहायता से हम दो युद्ध रत देशों के बीच बचाव करने में और स्थायी शांति स्थापित करने में और युद्ध को पूरी तरह से टालने में समर्थ होंगे। वो कह रहे हैं कि एक लाभ भी है हमको। अमेरिका किसी अन्य देश के साथ समझौता नहीं करता जब तक कि वो उसके गुट के साथ में नहीं हो। तो इसलिए हमने अगर राष्ट्रमंडल के मेंबरशिप अगर ली है तो हमारे लिए ठीक ही है, ऐसा वो आयंगर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। वो फिर कह रहे हैं इसके अलावा एक बात और भी है, किसी अन्य बात का ध्यान दिए बिना यदि मुझसे पूछा जाए कि मेरा झुकाव किस ओर है, तो मैं निश्चित रूप से यह कहूंगा कि मैं केवल लोकतंत्र की ओर झुकूंगा। मैं किसी तानाशाही से स्वयं को संबंधित नहीं करूंगा। यह मामला अभी हमारे समक्ष नहीं आ रहा, परंतु फिर भी यदि राष्ट्रमंडल के साथ कोई संबंध कायम करने का कोई कारण है तो वो ठीक यही है कि राष्ट्रमंडल पूरी तरह से लोकतंत्र का समर्थक है, इसलिए मैं लोकतंत्र के साथ हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। जो लोकतंत्र ब्रिटेन में कायम है, आप उस पर विचार करें। जिस प्रकार वे अपना लोकतंत्र चलाते हैं वह सचमुच मेरे लिए आश्चर्यजनक है। स्टालिन और चर्चिल आदि जैसे अनेक युद्ध नायक हुए हैं, परंतु चर्चिल के साथ क्या हुआ? उन्होंने रातों रात उन्हें हटा दिया। वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड का लोकतंत्र बड़ा जबरदस्त है। आयंगर साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्टालिन, चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये नायक थे। वो कह रहे हैं कि चर्चिल ने युद्ध किया, इंग्लैंड को युद्ध में शामिल कर दिया, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद इंग्लैंड में चुनाव हुए और इंग्लैंड की जनता ने उनको बाहर कर दिया। यह है इंग्लैंड की लोकतंत्र की खूबसूरती। और हमारे यहां पर युद्ध हो जाए, अगर हम युद्ध जीत जाए तो हम जो युद्ध जिसके नेतृत्व में जीता है उसकी हम बस उसके तो हम गुलामी हो जाएगा। वाह क्या बात है। इंग्लैंड की जनता ऐसी नहीं है। इंग्लैंड की जनता कह रही है अच्छा तुमने युद्ध किया तो किया ही क्यों, जीतना हारना महत्वपूर्ण नहीं है,
तुमने युद्ध किया ही क्यों, इस प्रकार की बात वो कहना चाह रहे हैं। हमें इसी प्रकार के लोकतंत्र में शामिल होना चाहिए और इसलिए हम ब्रिटेन के साथ मिलकर चलना चाहिए, जो कि संसदों की जननी है, समस्त विश्व में लोकतांत्रिक प्रणाली की अग्रदूत है, ऐसा आयंगर साहब कह रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें आप देख सकते हैं कि किस तरह से तर्क रखे जा रहे हैं। अब आ रहे हैं सेठ दामोदर स्वरूप, संयुक्त प्रांत से है, नाम है दामोदर स्वरूप सेठ, संयुक्त प्रांत से है। क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के प्रधानमंत्री के उस प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं जो कि लंदन में हुए राष्ट्रमंडल सम्मेलन में उनके द्वारा की गई घोषणा का अनुसमर्थन कराने के लिए पेश किया गया है। महोदय, आपने अभी अभी कहा कि इस बात का कि भारत राष्ट्रमंडल में बना रहे अथवा नहीं, हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं उस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। अतः मेरा यह विचार है कि संविधान सभा द्वारा इस प्रश्न पर कोई निर्णय लिए जाने से पूर्व ही प्रधानमंत्री ने यह वचन देकर कि भारत राष्ट्रमंडल की अपनी सदस्यता जारी रखेगा, अपने प्राधिकार से बाहर कार्य किया है। दामोदर स्वरूप सेठ साहब तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि नेहरू जी को यह प्राधिकार ही नहीं था, नेहरू जी के पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो इस प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर कर ले। साफ शब्दों में कह रहे हैं वो आगे कह रहे हैं, महोदय आपने हाँ प्राधिकार से बाहर कार्य किया। अध्यक्ष महोदय, वह ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं थे। यदि मुझे ठीक से याद है तो राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन से पूर्व हमारे प्रधानमंत्री ने बार बार हमें यह आश्वासन दिया था कि इस बात का निर्णय अंतोगत्वा संविधान सभा करेगी कि क्या भारत राष्ट्रमंडल की अपनी सदस्यता जारी रखे अथवा नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह तर्क दिया जा सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा वहां की गई इस घोषणा इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं है और इसलिए इस सभा से उसका अनुसमर्थन करने के लिए कहा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यंत नम्रता से निवेदन करूंगा कि राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने के लिए सहमत होकर प्रधानमंत्री ने संविधान सभा के प्रभुसत्तात्मक स्वरूप पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव डाला है और इसे एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है जिससे कि इसे उनके द्वारा राष्ट्रमंडल में की गई घोषणा का विवश होकर अनुसमर्थन करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए कि यदि वह सभा इस घोषणा का अनुसमर्थन करने से मना कर देगी तो उसका यह अर्थ होगा कि इस सभा का तथा भारत के लोगों का इसमें विश्वास नहीं है। इसलिए इस संविधान सभा के सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वह इसका अनुसमर्थन करे। दामोदर स्वरूप सेठ कह रहे हैं कि पंडित नेहरू जी को यह अधिकार ही नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसा कर लिया और अब हमें समर्थन करने के लिए कह रहे हैं। अगर हमने समर्थन नहीं किया तो लोग ये कहेंगे कि लोगों का विश्वास संविधान सभा को हासिल नहीं है, इसलिए अब हम फंस गए हैं, अब तो हमको अनुसमर्थन करना ही पड़ेगा। जिन परिस्थितियों में यह सभा निर्वाचित हुई थी उनसे मैं पूरी तरह से परिचित हूं। ये लगभग एक दलीय संस्था है तथा इसे आसानी से वह सब कुछ करवाया जा सकता है जो कि सत्तारूढ़ सरकार करवाना चाहे। परंतु फिर भी मैं ये कहूंगा कि संविधान सभा द्वारा इस प्रश्न पर अंतिम निर्णय लिए बिना प्रधानमंत्री को राष्ट्रमंडल में बने रहने पर सहमत नहीं होना चाहिए था। उनको कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। जो घोषणा उन्होंने लंदन सम्मेलन में की है उसे वह इस प्रश्न के संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिए जाने के बाद भी कर सकते थे, परंतु उन्होंने किन्हीं कारणों से जिन्हें केवल वही अच्छी तरह जानते हैं घोषणा करना उचित समझा और इस प्रकार भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाए रखने के लिए वस्तुतः सहमत हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सभा के समक्ष निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लंदन सम्मेलन में की गई घोषणा कोई महत्वहीन अथवा कोई साधारण घोषणा नहीं है। ये घोषणा उस प्रतिज्ञा की घोर अवहेलना करती है जो हमारे नेता गत 17 वर्षों से 26 जनवरी को राष्ट्रीय झंडे के नीचे बार बार करते हैं और देश के लोगों से करवाते हैं। सब बातें मालूम पड़ रही है। राष्ट्रमंडल के संदर्भ में आप विभिन्न सदस्यों के जो विचार हैं उसको आप हूबहू सुन रहे हैं। दामोदर स्वरूप सेठ जी के जो विचार हैं वो आपके सामने रख दिए गए। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री ने यह घोषणा तो कर दी कि भारत राष्ट्रमंडल में बना रहेगा, परंतु हमें यह नहीं बताया गया कि राष्ट्रमंडल में बने रहकर हमें कौन कौन से लाभ होने की संभावना है।
हमें यह बताया गया कि राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में जो कुछ भी हुआ उससे भारत के लोग अथवा भारत की सरकार किसी भी प्रकार से प्रतिबद्ध नहीं हुई है अथवा उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। महोदय, मैं अत्यंत विनम्रता से ये निवेदन करूंगा कि मुझ जैसा एक सामान्य व्यक्ति ये समझ नहीं पा रहा है कि किसी गुट विशेष में शामिल हो जाने के पश्चात हम दायित्व और प्रतिबंधों से किस प्रकार से मुक्त रहेंगे। ये बात पूछ रहे हैं दामोदर स्वरूप सेठ। वो कह रहे हैं ये कहा गया कि भारत को इंग्लैंड और अमेरिका के साथ रहकर अनेक लाभ हो सकते हैं, उसे वित्तीय सहायता भी मिल सकती है, उसे अपने औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए सहायता मिल सकती है। यह भी कहा जा सकता है कि अमेरिका जैसा एक शक्तिशाली देश अगले युद्ध में भारत को पर्याप्त सहायता दे सकता है और देगा। महोदय, फिलहाल मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अमेरिका हमें वह सहायता देगा जो कि हम मांगेंगे। मैं मानता हूं कि शांति के समय अमेरिका भारत के लिए अत्यंत लाभकारी होगा, परंतु मेरा विचार है कि युद्ध के समय अमेरिकी सहायता पर निर्भर रहना हमारे लिए एक प्रकार से आत्मघाती होगा, ऐसा दामोदर स्वरूप सेठ कह रहे हैं। तो इससे बिल्कुल बात आपको समझ में आ जाएगी कि हमारी संविधान सभा कितनी जीवंत थी। इससे ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी कि संविधान सभा के जो मेंबर्स थे वो क्या गजब के लोग थे। फीडबैक लिंक शेयर कीजिए इनको। फीडबैक लिंक अपना आप ही 2-3 बार शेयर कर दिया करो, एक बार करने के बाद 5-7 मिनट के बाद में शेयर कर दिया करें। हाँ, क्योंकि अब एकदम एंड पर आ गए हम लोग। तो देख लीजिए दामोदर स्वरूप सेठ साहब के जो तर्क है वो आपके सामने रखे गए और बिल्कुल कई बार मैंने हाईलाइट करके भी बंदों को बताने की कोशिश की है ताकि कोई बात छूट नहीं जाए। वो कह रहे हैं ब्रिटेन की सरकार भले ही स्वयं को समाजवादी सरकार कहती हो, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह समाजवादी सरकार किसी भी प्रकार से एक साम्राज्यवादी सरकार से अलग नहीं है। साम्राज्यवादी। वो आगे कह रहे हैं, ऐसा बात मालूम होनी चाहिए। वो आगे क्या कह रहे हैं? वो आगे कह रहे हैं अतः तब हम स्वयं को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के, जिसका कि एक सदस्य ब्रिटेन भी हो, साथ कैसे बांध सकते हैं? वो ब्रिटेन जो खुद उपनिवेशवाद में विश्वास करता है, वो ब्रिटेन जो खुद साम्राज्यवाद में विश्वास करता है, वो ब्रिटेन हमारा सहयोगी कैसे होगा? और जब हम उसके सहयोगी होंगे तो हमें उनकी नीतियों की पालना करनी होगी, ऐसा वो कह रहे हैं। भले ही हमने किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता वहां प्रकट नहीं की है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहा है अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि वर्तमान प्रसंग में और मेरे कथन की कोई सुनवाई नहीं होगी, परंतु मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे नेताओं के, उन नेताओं के जो कि कल तक इंकलाब की बात करते रहे, दृष्टिकोण में परिवर्तन आ चुका है। क्रांति की प्रत्येक बात इस समय उन्हें प्रतिक्रियावादी प्रतीत होती है तथा अपनी सभी प्रतिक्रियावादी कार्यवाही को वे प्रगतिवादी कार्यवाही समझते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो बिल्कुल आप देखिए एक एक करके विचार आ रहे हैं। अब अध्यक्ष महोदय, जब दामोदर स्वरूप सेठ जी का उद्बोधन हो जाता है तो अध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं और मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। कृपया आप रुक जाइए, इस समय 1 बजने में 5 मिनट बाकी है, अतः हमें रुकना पड़ेगा, परंतु सभा के स्थगित होने के पूर्व मुझे आपको एक दुखद समाचार सुनाना है। दुखद समाचार मुझे अभी अभी प्राप्त हुआ है। हमारे एक माननीय सदस्य श्री एफ कोटवाला कल बंबई से यात्रा कर रहे थे तथा इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे थे। रास्ते में उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और ट्रेन में ही उनका देहांत हो गया। मैं चाहूंगा कि सदस्य उनकी स्मृति के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। संविधान सभा के एक सदस्य जो बंबई से दिल्ली आ रहे थे, संविधान सभा की बैठक में भाग लेने के लिए आ रहे थे, ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन में उनको हार्ट अटैक आ गया और उनका निधन हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा के सारे सदस्यों से यह आग्रह किया कि आप अपने स्थान से खड़े हो जाएं और उनको श्रद्धांजलि प्रकट करें। तो एक दुखद घटना के साथ, दुखद घटना की सूचना के साथ आज जो है संविधान सभा 16 मई 1949 को अपनी बैठक को समाप्त करेगी। मैंने नाम बताया एफ कोटवाला जी। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि सरोजनी नायडू जी का जो निधन हुआ उस पर संविधान सभा ने श्रद्धांजलि प्रकट की, लेकिन उनका निधन काफी पहले हो गया था और एफ कोटवाले जी का निधन की सूचना तुरंत उनको मिली थी। वो बैठक में भाग लेने के लिए बंबई से दिल्ली पहुंच ही रहे थे कि ट्रेन में उनको हार्ट अटैक आ गया और उनका निधन हो गया। तो आज उनके निधन पर
2 मिनट का मौन व्यक्त करते हुए उनको श्रद्धांजलि व्यक्त की गई संविधान सभा के द्वारा। फिर सभी सदस्य मौन खड़े रहे। अध्यक्ष कह रहे, मैं समझता हूं कि सभा सदस्य के परिवारजनों को अपनी सहानुभूति प्रेषित करने की अनुमति मुझे देगी। मैं इनके परिवार को एक मैसेज भेजूंगा। अब हमें कल की बैठक के लिए समय निर्धारित करना है। मैंने दिन का आरंभ में ये कहा था कि 2 सुझाव दिए गए, एक सुबह का और एक शाम का। तो मुझे बताओ, सुबह की बैठक रखें या शाम को बैठक रखें? जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूं ना, वैसे वैसे संविधान सभा के अध्यक्ष भी संविधान सभा के मेंबर्स को पूछ रहे हैं कि भाई आज तो हम आ गए बैठक में, अब कल से अपन क्या करें? कल से सुबह बैठे या शाम को बैठे? फिर वो अनेक सदस्य एक साथ में बोलते हैं। उससे पहले संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में वो बता रहे हैं कि मुझे अधिकांश सदस्यों ने कहा कि सुबह 8 से 12 का टाइम ठीक है, क्योंकि गर्मी पड़ रही है ना दिल्ली में, बड़ी मई में बड़ी जबरदस्त गर्मी है भाई। अभी टेम्परेचर वहाँ 43, 44 का टेम्परेचर है। तो ऐसी स्थिति उस समय भी ऐसा ही रहा होगा। ऐसा थोड़ी है कि 75 साल पहले टेम्परेचर कोई अलग टाइप का था, ऐसा तो है नहीं। हाँ, माना कि बहुत सारा परिवर्तन आया, पर इतना भी परिवर्तन नहीं आया। दिल्ली की सर्दी भी गजब की है, हमने सर्दियाँ भी सहन की है। हमने संविधान सभा का 7वां सत्र जो है उसको देखा हमने, और 8वां सत्र में गर्मी आ गई। 7वें सत्र में सर्दी थी, भयंकर सर्दी थी। 4 नवंबर से लगाकर 8 जनवरी के बीच में हम लोग बैठे, और 7 बजे सुबह सुबह बैठक करनी। माय गॉड, कैसे किया? आप लोगों के सहयोग की वजह से किया। अब गर्मी आ गई, तो कह रहे कि क्या करें, सुबह 8 से 12 बैठे या शाम को 3 से 7 बैठे? तो अधिकांश लोगों ने कहा कि सुबह वाला टाइम ठीक है। तो क्या ठीक है, सुबह वाला टाइम रखें? तो लोगों ने कहा ठीक है। तो फिर अध्यक्ष महोदय कहते हैं, यदि ऐसा है तो कल हम प्रातः 8 बजे से बैठक करेंगे। सभा कल प्रातः 8 बजे तक के लिए स्थगित होती है। इसके पश्चात सभा 17 मई 1949 के प्रातः 8 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। फीडबैक लिंक शेयर कीजिए भाई, अभी तो शेयर किया यार। क्या यार फीडबैक में जान अटकी हुई है। अरे स्नेह बनाए रखना है, समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। कितनी महत्वपूर्ण बात कही आपकी, मुझे लगता है कि आज आप आंखें खुल गई होगी। तो इस तरह का स्नेह व्यक्त कर बनाए रखें। और एक मैंने आपको बता दिया, क्योंकि चूंकि मैं अपने घर से कर रहा हूं तो नेट की कई बार थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, कभी डल आएगा वीडियो, तो इसके लिए मेंटली आप प्रिपेयर रहेंगे ना आप लोग। तो इस तरह का सहयोग तो चाहिएगा मुझे, और मैं अपेक्षा करता हूं आप लोगों से बिल्कुल। तो एक बार वीडियो ऑन करेंगे, जरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज ले लेता हूं, पहला दिन है स्क्रीनशॉट, इसके बाद तो चलता रहेगा। जल्दी से वीडियो ऑन करो भाई, प्लीज़ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ सर। हाँ, कर लीजिए, अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो ऑन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तरह से अटेंडेंस है, हालांकि हमारी टीम बिल्कुल घर पे भी बुला रखी है, वो पूरी नज़र रखती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू वेरी मच। कल सुबह मेरा इंस्टा पर वीडियो का वेट किए बिना मैं आप लोगों से तो कम से कम अपेक्षा करता हूं कि आप लोग तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। इतना सहयोग तो रखेंगे ना। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।